मॉर्निंग बच्चों हम लोग पिछली क्लास में पार्ट 1 बड़े भाई साहब के लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय का अध्ययन किए थे। बच्चों, हमने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनकी भाषा शैली क्या थी, उनकी मृत्यु क्या थी। अब आज हम लोग बड़े भाई साहब पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, बड़े भाई साहब जैसा इसके नाम से है, बड़े भाई साहब, इसमें दो भाई रहते हैं, एक बड़े रहते हैं और एक छोटे। बड़े भाई साहब जो है बहुत गंभीर रहते हैं, उपदेश देने वाले रहते हैं, परिश्रमी रहते हैं, आशावादी रहते हैं। ये सारे उनके गुण थे, उनकी विशेषताएं थी बड़े भाई साहब। और छोटे भाई साहब जो थे, वो छोटे भाई जो है बड़े भाई साहब के ये गुण थे, छोटे भाई उन्हीं के उल्टा चंचल रहते हैं, भाग्यवादी रहते हैं और अपरिपक्व हैं, परिपक्व नहीं है बड़े भाई साहब की तरह, और भाग्यवादी हैं तथा अहंकारी हैं, अहंकारी में घमंडी हैं। तो बच्चों, अब हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। हम लोग बड़े भाई और छोटे भाई के गुणों के बारे में जान गए। पाठ प्रवेश अपनी पुस्तक में देखेंगे। पाठ प्रवेश, अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। अक्सर देखिए, छोटा रहता है तो बड़े बोलते हैं ना, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो लेखक ये बताते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि जब ये बात कोई टोकता है, ये सुनते हैं तो कहते हैं काश हम भी बड़े होते। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। देखिए, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम स्वच्छंद हो गए, हमको सारी छूट मिल गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको बहुत सारी अपनी इच्छाओं को दबानी भी पड़ती हैं, जो उनकी हम उम्र के लोग अपने घर में जो बच्चे छोटे होते हैं जो उस कार्य को करते हैं, उन कार्य को भी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते हैं, यानी और जो उस उम्र के लड़के रहते हैं अपने घर में छोटे रहते हैं तो शायद वो बेधड़क करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। उसका कारण क्या होता है कि वो लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते, वो छोटे होते हैं, इसलिए वो उनको कोई मना नहीं करता। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। प्रस्तुत कहानी जो है उसमें भी बड़े भाई साहब में भी एक बड़े भाई साहब हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन उनसे एक छोटा भाई है, इसलिए वो बड़े भाई साहब हैं। उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। वो अपने छोटे भाई से कुछ साल बड़े हैं तो लोगों को क्या है, उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, यानी कि बड़े हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। बड़ा होने के नाते वो भी अपना फर्ज समझते हैं कि जो भी हम करें अपने बड़े भाई के लिए, बड़े भाई होकर के छोटे भाई के लिए मिसाल के तौर में करें, आदर्शवादी बने। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब अपना का जो है बचपन जो है तिरोहित हो जाता है। इस जो आदर्श को बनाए रखने के लिए क्या होता है, उनका बचपन तिरोहित हो जाता है, यानी वह चाह करके भी वो अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और बड़े भाई साहब को लायक बनाने के लिए कि मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई को लायक बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं और चाहते हैं कि वह अच्छे मार्ग पर चले और लायक बने। तो बच्चों, ये कहानी का पाठ था, ये दो भाइयों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम लोग कहानी का अध्ययन आरंभ करेंगे। अपनी पुस्तक में देखिएगा।
प्रस्तुत पाठ में 14 वर्षीय बड़े भाई साहब अपने 9 वर्षीय छोटे भाई के साथ किसी बुजुर्ग जैसा व्यवहार करते हैं। वह छोटे भाई के लिए आदर्श बनने की कोशिश करते करते खुद फेल होते रहते हैं और छोटा भाई अव्वल आता रहता है। फिर भी भाई साहब उसे जीवन की सच्चाइयों और दुनिया जहान की अच्छाइयों बुराइयों पर शिक्षा देते रहते हैं। इसी फेर में बड़े भाई साहब का बचपन कुर्बान हो जाता है। यानी बड़े भाई साहब बड़े रहते हैं लेकिन हमेशा क्या करते हैं, छोटे भाई को शिक्षा देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, और हमेशा उपदेश देते देते वो खुद फेल होते जाते हैं और बड़ा जो छोटा भाई है वो हमेशा अव्वल यानी प्रथम आता है, पास हमेशा पास हो जाता है। और बड़े भाई साहब कितने वर्ष के रहते हैं, 14 वर्ष के, और छोटा भाई जो है 9 वर्ष का रहता है। आगे कहानी देखिए। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। देखिए लेखक बता रहे हैं मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद भी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। देखिए बता रहे हैं लेखक यहाँ पर, लेखक यानी छोटे भाई, कि बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन कक्षा में मुझसे 3 साल ही आगे थे, 3 दर्जे आगे यानी 3 कक्षा ही आगे थे। उन्होंने भी उस उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैं, लेकिन उनका क्या कहना था कि पढ़ाई इससे फालतू चीज नहीं है कि जो झट झट पढ़ी जाए, उसके लिए क्या होता है, नींव मजबूत होनी चाहिए। इसमें जल्दीबाजी करना कोई अच्छा काम नहीं है, इसमें नींव मजबूत होनी चाहिए जिससे कि जो भवन पायदार बने और मजबूत बन सके। यानी बुनियाद नहीं पुख्ता होगी तो क्या होगा, मकान भी मजबूत नहीं बनेगा। बड़े भाई साहब की सोच यह थी, इसलिए वो कक्षा में धीरे धीरे फेल होते और आराम से पढ़ते हुए दूसरी कक्षा में जाते थे। मैं छोटा था वह बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। देखिए लेखक बताते हैं मैं छोटा था वह बड़े थे और मेरी उम्र 9 साल की थी वह 14 साल के थे, लेकिन मेरी निगरानी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार था क्योंकि वो बड़े थे। उनका कर्तव्य था कि अपने छोटे भाई को देखे कि सही मार्ग पर चल रहा है कि नहीं, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वो देखते थे। तो उनकी निगरानी, अपनी निगरानी में रखते थे अपने छोटे भाई को। और छोटे भाई कहते मेरी शालीनता भी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो, यानी जो उन्होंने हुक्म दिया, हुक्म आदेश, उन्होंने आदेश दिया तो उसका पालन करो। यानी बड़े भाई हैं तो इसका, उनकी आज्ञा का पालन करना छोटे भाई का कर्तव्य है, इसलिए जो वो कहें उसका पालन करना। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। कौन? बड़े भाई साहब स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका कोई अर्थ न होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकाले, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं क्लास में थे, जमात में थे, यानी कक्षा में, मैं 5वीं। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात है। देखिए बड़े भाई के बारे में बताया, स्वभाव से अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते रहे, हमेशा पढ़ाई करते रहते। लेकिन कभी कभी क्या करते रहे कि दिमाग को आराम देने के लिए, जैसे आप लोग भी क्या करते हो कि पेन हाथ में है तो कहीं कुछ खींच दिया, कुछ डिजाइन बना दिया, किसी का नाम लिख दिया, तो उसी तरह
बड़े भाई साहब भी चिड़िया कौवा बनाते थे, कभी किसी पिक्चर को डिजाइन करने लगते रहे, कभी लड़की का मुंह है तो उसको दाढ़ी मूंछ बना देना, कभी सुंदर अक्षरों में शेर और शायरी को बार बार सुंदर अक्षरों में लिख देना। इस तरह कुछ ना कुछ अपनी पुस्तक पर, कॉपी पर, ऊपर जिल्द पर लिखते रहते थे। और एक कभी किसी का नाम लिख देते थे। तो लेखक बोलते हैं कि एक बार इसी तरह कुछ उन्होंने लिखा और मैं बहुत ही उसको प्रयास किया समझने का कि किसी तरह मैं समझ जाऊं, लेकिन मुझे उनकी रचना यानी लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आया। और वो उनसे पूछे भी नहीं, क्योंकि वो 9वीं कक्षा में थे, ये 5वीं में। वो बोले कि उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। रचनाओं को समझना यानी उनसे पूछना कि ये क्या है, यह छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा की भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। ये छोटे भाई देखिए अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप, रुद्र मतलब भयानक रूप। लेखक बोलते हैं कि बड़े भाई साहब के बारे में तो ये बताएं कि वो पढ़ते लिखते रहते हैं और दिमाग को आराम देने के लिए करते थे, और अपने बारे में बताते हैं कि मेरा दिल बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता था। पढ़ाई, और जब मैं मौका पाता रहा तो हॉस्टल से निकल के मैदान में चला जाता, कभी दीवारों पर चढ़ जाता, कभी गेट पर झूल के ऐसे गाड़ी की तरह खेलता, कभी पतंगे उड़ाता, चिड़िया उड़ाता, तितलियां उड़ाता, इस तरह की हरकतें करता। लेकिन कमरे में आते ही जो भाई साहब का रुद्र रूप यानी जो भयावह रूप उनका देखता, तो उसको देख करके वह उनके प्राण सूख जाते हैं, यानी डर जाते हैं कि बड़े भाई साहब अब हम घूम के खेल कर आए हैं तो हमें डांटेंगे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जब छोटे भाई घूम कर आते थे तो बड़े भाई साहब का पहला प्रश्न क्या होता था, तो क्या होता था, कहाँ थे। तो जब छोटे भाई घूम कर खेल कर आते थे तो बड़े भाई साहब का पहला प्रश्न होता था कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। स्नेह यानी प्यार, रोष यानी गुस्सा। तो जब वो बाहर से घूम करके छोटे भाई खेल करके आते थे तो बड़े भाई साहब का पहला सवाल रहता था कि कहाँ थे, लेकिन उसके जवाब में वो मौन रहते थे, यानी गलती स्वीकार अपनी कर लेते थे कि मैं घूम रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, खेल रहा था, तो मौन रहते थे और उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते थे, यानी अपने अपराध को वो स्वीकार कर लेते थे। और लेखक बोलते हैं कि इसके सिवा मेरे पास कोई इलाज नहीं था। और उसके बाद बड़े भाई साहब स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करते, यानी फटकार लगाते, गुस्सा होते, डांटते, प्यार से और गुस्से भरे शब्दों से उनको डांटते। क्या डांटते, देखिए कैसे बोलते हैं, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। हर्फ मीन्स अक्षर, हर्फ का मीनिंग होता है अक्षर। तो इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, एक हर्फ भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। देखिए, अब आने के बाद बड़े भाई साहब डांटते हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक नहीं है, हंसी का खेल नहीं है कि अरू गरू नत्थु खैरा सभी लोग विद्वान बन जाए इंग्लिश पढ़ने। मैं जो है दिन भर अपनी आंखें फोड़ता हूँ, तब जाके हम अपना खून जलाता हूँ, तब कहीं हमें विद्या आती है। और आती क्या है,
हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी देखो अंग्रेजी पढ़ना और बोलना नहीं जानते। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मेरे पास, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद के वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? देखिए, समझाते हैं उनको और डांटते हैं कि अगर इसी यही हाल रहा तो देखो, मैं मुझसे सीखो। तुमको मुझे देखकर भी नहीं समझ में आती कि दिन रात पढ़ता हूँ, दिन रात अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया हूँ, कहीं मेले तमाशे देखने नहीं जाता हूँ, कोई हॉकी और क्रिकेट नहीं देखता हूँ, खेल तमाशे कुछ भी सब कुछ त्याग करके दिन भर पढ़ता रहता हूँ। तब जाकर 2-3 साल में एक कक्षा आगे बढ़ता हूँ। और तुम तो पढ़ाई ही नहीं करते हो, तो तुम, हमें तो नहीं लगता कि तुम पास होगे, तुम लगता है इसी दर्जे में सड़ते रह जाओगे, एक ही कक्षा में सड़ते रह जाओगे। और अगर इसी तरह घूमना है, मस्ती करना है, मौज मस्ती करनी है तो दादाजी की यानी पिताजी की कमाई, गाढ़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई को बर्बाद मत करो और घर चले जाओ, वहाँ पे भी खेलना है, गुल्ली डंडा खेलो और यहाँ से तुम चले जाओ। दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से ऐसा कहा। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ यानी डांट। छोटे भाई कहते हैं मैं जब बड़े भाई साहब की ये सब डांट सुनता, डांट फटकार, तो क्या करता, लगातार मैं आंसू अपने बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। देखिए छोटे भाई क्या करें, यानी लेखक की, जब मैं उनकी लताड़ सुनता, डांट फटकार, तो आंसू बहने लगता और मेरे पास कोई जवाब न होता, क्योंकि अपराध मैंने किया था, गलती मेरी थी। तो लताड़ भी हम ही को सहना है, डांट फटकार यानी डांट फटकार मुझे ही सहनी है। और बड़े भाई साहब उपदेश की कला में क्या थे, निपुण थे। मैंने बताया ना कि गुणों में कि उपदेशक थे, तो उपदेश खूब देते थे, ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े, यानी ऐसी ऐसी बातें बोलते कि उसको अंतर मन तक बहुत तेज लगती, कि जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाते, यानी बहुत कष्ट पहुंचाती और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब जैसा हम जी तोड़ मेहनत करके नहीं पढ़ पाते सकते, तो मैं सोचता हूँ कि इतना मैं नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं क्या करूँ, अपने गांव चला जाऊँ। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उनकी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब में मतलब मैथ को बोलते हैं, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी,
10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। देखिए, उनकी डांट सुनते छोटे भाई यानी लेखक तो पहले सोचते कि अरे मेरे बस का नहीं है, अब हमें घर ही चला जाना चाहिए, मैं बड़े भाई जितना मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ 1-2 घंटे बाद वो सोचते हैं नहीं नहीं, भूल जाते हैं सब और सोचते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और अपना झटपट बैठकर टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल में पढ़ने का कुछ नहीं डालते, सारा पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते, इतने बजे उठना, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना, स्कूल जाना, आना, खाना, फिर कैसे पढ़ाई करना, हर विषय का अलग अलग टाइम बना करके टाइम टेबल बना लेते, और विविध विषय का, और उसमें खेल का टाइम टेबल नहीं रहता। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़े हैं, आगे के पाठ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी छोटे भाई साहब लेखक जब टाइम टेबल बनाते हैं तो कितना उस टाइम टेबल का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, इसको हम लोग आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे और कक्षा को देखेंगे, पढ़ाया हुआ पाठ को। अगली क्लास में हम लोग आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।